हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विच स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड बाय 1 पर्सन कंपनी, मतलब कि 1 पर्सन कंपनी को कौन सी स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती इन चारों में से? तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, बैलेंस शीट हर किसी को बनाना कंपलसरी है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बनाना कंपलसरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय दी 1 पर्सन कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? तो देखो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनी, मस्ट है, ये तो होनी चाहिए भाई। दूसरा, कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी कंपलसरी है। और बी इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों बातें हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है एज़ पर दी कंपनी एक्ट, जब कंपनी अपनी स्टेटमेंट बनाती है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड पेड। तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिक्लेयर और पेड किया जाता है? तो ये है क्वेश्चन नंबर, आंसर इसका सी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज गिवन एज पर दिस सेक्शन। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिविडेंड देने का जो प्रोसेस है उसका सेक्शन क्या है? उसका सेक्शन देखो, अभी हमने जो डिस्कस किया 23 डिविडेंड देने का, तो एक्यूमुलेटेड किस में से होना चाहिए भाई? 23 से ही रिलेटेड होगा, तो इसका आंसर हमारा बी है। क्योंकि मोस्टली अगर एक चीज़, एक कॉमन पॉइंट होता है ना, उससे रिलेटेड निकलते रहते हैं। तो डिविडेंड से रिलेटेड 123 है, तो एक्यूमुलेटेड में से डिविडेंड देना तो है, तो डिविडेंड, तो इसका एक और सेक्शन जोड़ दिया गया है, सब सेक्शन जोड़ा गया है, तो इसका आंसर है बी 123 सब सेक्शन 1। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कंडीशन देख लो क्या है कि कंडीशंस ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर सेक्शन 123 सब सेक्शन 1। पहला क्या है? देयर इज़ नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट इन करंट ईयर। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से तभी हम डिविडेंड दे पाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो। और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हैज़ बीन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो एक सर्टेन प्रॉफिट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन परसेंटेज जनरल रिजर्व में लास्ट ईयर ट्रांसफ़र हो चुका है। और क्रिएटेड रिजर्व मस्ट बी फ्री रिजर्व, और जो रिजर्व हमने क्रिएट किया है वो कैसा होना चाहिए? फ्री रिजर्व। अगर वो फ्री रिजर्व नहीं है तो बेसिकली हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते। और फोर्थ, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी गिवन इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है ना, इंटरिम डिविडेंड को हम इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट के केस में नहीं दे सकते। बट रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइनल डिविडेंड, मतलब हाँ, फाइनल डिविडेंड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गलत लिखा है कि यहाँ पर जो फाइनल डिविडेंड है वहाँ पे हम दे सकते हैं। फाइनल डिविडेंड के केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या कहता है। एज पर विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डेप्रीशिएशन इज चार्ज। तो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है? तो ये शेड्यूल नंबर है सेकेंड, शेड्यूल नंबर सेकेंड है और आंसर इसका ए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेक्शन 51 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिविडेंड इज पेड ऑन। अच्छा, अब डिविडेंड किस पे किया जाता है? अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि डिविडेंड कब किस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब डिविडेंड किस पे लगाया जाता है, मतलब किसके अकॉर्डिंग, डिविडेंड मतलब कहने का ये हुआ कि किस पे दिया जाता है, कि शेयर सब्सक्राइब कैपिटल पे दे, इशूड कैपिटल पे दे, पेड अप कैपिटल पे दे, या फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एज पर सेक्शन 51 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिविडेंड इज पेड ऑन
तो मतलब डिविडेंड है वो किस पे दिया जाता है, मतलब किसका परसेंटेज निकाल के देते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल पे देंगे, इशूड कैपिटल पे देंगे या पेड अप कैपिटल पे देंगे। तो बेसिकली जो सेक्शन 51 है वो कहता है डिविडेंड हमें सी जो है पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है। तो हमेशा जो डिविडेंड एज पर 51 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो डिविडेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 एज पर, यहाँ एज में, ठीक है, एज पर जो यहाँ मेंशन करना था ये एज है, ठीक है। एज पर सेक्शन 51 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिविडेंड इज पेड ऑन। तो डिविडेंड किस पे दिया जाता है एज पर सेक्शन 51, ये है हमारा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाता है, ना ही सब्सक्राइब पे देते हैं ना ही इशूड कैपिटल पे देते हैं, ठीक है। हाँ, स्पेशल प्रोविजन पास रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं मीटिंग में, तब हम डिसाइड कर सकते हैं किस पे डिविडेंड देना, लेकिन सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पेड अप कैपिटल पे हम देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो इसमें से कौन सा कैपिटल प्रॉफिट का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका आंसर है डी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ कस्टमर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो हम सेल कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड और सर्विस, ये रेवेन्यू का पार्ट है, कैपिटल का पार्ट नहीं है। अच्छा, इनको भी देखें, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर हम इशू करके जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है वो हमारा कैपिटल ट्रीट होता है, रेवेन्यू नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस डिवेंचर सेल परचेज का नहीं है। और प्रायर इनकॉर्पोरेशन से पहले बिजनेस बना ही नहीं है तो हमारा फिर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल ट्रीट होता है, और रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 डैश रिक्वायर ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑन बोर्ड ऑफ बोर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए चाहिए, प्रपोज डिविडेंड के लिए चाहिए या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए, इंटरिम डिविडेंड के लिए, फाइनल डिविडेंड के लिए। देखो ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में क्या दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है ना, प्रपोज डिविडेंड तो लास्ट में होता है, डिसाइड एंड ऑफ द ईयर, पेमेंट डिसाइड होने के बाद होता है, फाइनल जितना देना वो निकलता है, ठीक है। मतलब प्रपोज और फाइनल सिमिलरली होता है। तो बेसिकली आपका आंसर है सी, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिसाइड होता है कि हाउ मच देना है, ठीक है, कितना देना है, और ये कौन डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन है, तो इसका आंसर है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सेक्शन 5 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में डिफाइन है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है क्या। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट अराइजेस from the event or transaction that are all clearly distinct from the ordinary course of business। सिंपल सी बात है, जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स है, रूटीन बिजनेस है, उससे हटकर अगर कोई भी एक्सपेंस और इनकम जनरेट होता है तो वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट होता है, ठीक है। बस वो रेगुलरली नहीं जनरेट होना चाहिए और फ्रिक्वेंटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रेगुलरली हो रहा है तो बिजनेस का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोविजन ऑफ डेफर्ड टैक्स इज गिवन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स की जो डेफिनेशन है, मतलब है किस में समझाया गया है, यह है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में एक्सप्लेन कर रखा है डेफर्ड टैक्स को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म। तो नो प्रॉफिट नो लॉस टर्म का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन होते हैं। और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है जब हमारा एक्चुअल सेल्स में से हम माइनस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाकर रखते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसके लिए डायग्राम चाहिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट समझाने के लिए। देखो ये कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट की लाइन है और ये हमारी सेल है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। चलो इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे और क्लियरली अभी क्वेश्चन समझना था। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा है इसमें बी। चलो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन आज का ये है हमारा व्हेन द रियल वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड। कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जो हमने बैलेंस शीट में शो कर रखा है वो तो 200 है, लेकिन इसकी रियल वैल्यू तो आ रही है भाई 150।
अब जो शो कर रखा है 200 है, वैल्यू है 150, तो जो हमने दिखा रखा है ये ओवर कैपिटलाइज्ड करके दिखा रखा है, ज़्यादा शो कर रखा है, तो इसका आंसर है ओवर कैपिटलाइजेशन। अगर इसका रिवर्स कर दें, यहाँ पे अगर हमारी बुक वैल्यू होती भाई 150 और रियल वैल्यू होती है इसकी 200, तो हमने अंडर कैपिटलाइज कर रखा है। समझ में आई बात? तो अगर देखा जाए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा भाई इस क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल रेशनिंग भी और कैपिटल गियरिंग भी है, इसको भी समझा देते हैं क्या होता है। कैपिटल रेशनिंग का मतलब होता है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंड। कहने का मतलब है कि आप फंड को जैसा चाहे वैसा यूज़ नहीं कर सकते। आप फंड को लिमिटेड फंड है आपके पास, तो आपके पास उसी लिमिटेड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन एफएम में एक चीज़ ध्यान रखना, एफएम में कैपिटल रेशनिंग नहीं होती। कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन जब करते हैं तो अगर पूछ लेगा क्वेश्चन एज पर कैपिटल बजटिंग सिचुएशन देयर इज अ कैपिटल रेशनिंग और नॉट, तो लिखना है नो। अगर कैपिटल रेशनिंग होगी तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो होता है क्वेश्चन वहाँ पर चैप्टर में। ठीक है, और कैपिटल गियरिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल गियरिंग होता है लिवरेज रेशियो। सिंपल सा मतलब ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड डेट। तो इक्विटी एंड डेट के बीच के रिलेशन को दिखाने को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गियरिंग। तो इसको लिवरेज रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज के। 43 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स में नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल एज फार एज अकाउंटिंग कंसर्न। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भाई हमने कोई एसेट को क्या मान लिया, वहाँ पर इनकम मान ली, मतलब एसेट परचेज करी, उसको हमने एक्सपेंडिचर मान के P&L में दिखा दिया, तो वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। समझ में आ गई बात? तो पहला क्या है? ट्रीटिंग इनकम एज लायबिलिटी, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ट्रीटिंग लायबिलिटी एज इनकम, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ट्रीटिंग एसेट एज एक्सपेंस, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होना चाहिए भाई, तीनों नहीं हो तो डी होगा। समझ लेते हैं। ओमिटिंग द इंटायर अमाउंट टू रिकॉर्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन्स, मतलब भूल जाना है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का केस है, प्रिंसिपल का नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं हम भाई। एज पर डैश अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये तो आई थिंक 11th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका आंसर ए है। और बाकी तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक सा 11th क्लास का। व्हाट डज द टर्म एस्पिरिट डी कॉर्प्स वन ऑफ द हैंडी फेल 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीन्स। अब ये क्या है भाई? एस्पिरिट ऑफ डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सभी को जो काम करना है वो एक टीम के थ्रू काम करना है, टीम के तरीके काम करना है। ठीक है, और है विच हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट द फ्रेज वन हेड वन प्लान। मतलब एक प्लान है तो उसका हेड भी एक रहेगा, चाहे काम उसके अंदर कई सारे आए, क्योंकि सबके काम जो करने हैं उसका ऑब्जेक्टिव अगर एक है तो प्लान भी एक रहेगा, उसको चलाने वाला भी एक रहेगा। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन अ डैश स्टेटमेंट ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स। तो मतलब हाँ, एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट शो होता है वो परसेंटेज पे होता है, और वो परसेंटेज किससे निकलती है? सेल्स से। तो ये हमने 12th क्लास में एक सीखी थी कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हम सेल्स के अकॉर्डिंग सारे डेटा को चेंज कर लेते हैं परसेंटेज के इस फॉर्म में। 48 है द टर्म एलपीजी इन बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैंड। ये तो भाई इजी सही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसका आंसर है बी। और ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये सारे लास्ट ईयर 2018 में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्सन हु विदाउट बीइंग अ रियल पार्टनर सो बिहेव एज टू लीड अदर टू बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर। मतलब वो अपने काम से उस फर्म का पार्टनर मान लिया जाता है लेकिन वो पार्टनर होता नहीं है। तो इस टाइप के पार्टनर को कहते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है ए। और डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर एक ही होता है। डॉर्मेंट और स्लीपिंग पार्टनर उनका कागजों में नाम होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करते हैं और कोई काम नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन हमारा 50 है विच ऑफ हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपिक्ट द फ्रेज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट प्लेस। मतलब हर प्लेस पे, एक प्लेस पे सारी चीज़ एग्जैक्ट जगह होनी चाहिए। तो इसका है ऑर्डर। तो थैंक यू।